आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अदराज ने अपनी पूरी रात आर्या की तस्वीर को निहारते हुए गुजार दी। रात का ऐसा कोई पल नहीं गुजरा था जब उस बेरहम माफिया ने अपने इश्क का इजहार उस तस्वीर से ना किया हो। उसकी हेजल आंखों में जल रही जुनून की आग गवाह थी कि अब वो सनक और दीवानगी की हर हद पार करने वाला है। वहीं अपनी जिंदगी में शुरू हो चुके जुनून और सनक के इस खौफनाक खेल से वो शब्दों की मलिका अभी भी अनजान थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुबह के 8 बज रहे थे। एक और जहां पूरे होटल में जोरों शोरों से अवार्ड नाइट की तैयारी की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इस अवार्ड नाइट की अहम किरदार हमारी शब्दों की मलिका, जिसके दीदार के लिए आधे से ज्यादा इंडिया बेकरार हुए जा रहा था, अपने चांद जैसे चेहरे पर दुनिया भर की चिंता लिए इधर से उधर टहल रही थी। लाल रंग की बारबी फ्रॉक पहने अपने ही नाखून चबाती माफिया की वो डॉल बड़ी ही क्यूट लग रही थी। उसने अपने कमरे में वैसे ही चहलकदमी करते हुए एक नज़र अपने लगेज बैग पर डाली और उसे देखते हुए रुंधे स्वर में बोली, अप्पी ने तो कहा था कि एक बार चेक कर ले, लेकिन मैंने ही चेक नहीं किया। अब रह गई ना वो इतनी सुंदर ड्रेस मुंबई में। अब अब अगर अप्पी को फ़ोन करूँगी तो 10 बातें सुनाएंगी। मुझे इससे अच्छा तो मैं खुद ही मॉल जाकर एक नई ड्रेस ले आती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहकर आर्या ने एक नज़र आईने में बन रहे खुद के अस्क पर डाली और फिर एक छोटी सी मुस्कान देकर कमरे से बाहर चली गई। आर्या कमरे के बाहर आई और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। इस वक्त वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि पूछो ही मत। होटल में जिसकी नज़र उस पर पड़ रही थी, वो ना चाहते हुए भी उसे देखने पर मजबूर हो रहा था। इसी तरह सबको अपनी खूबसूरती और मासूमियत का कायल बना हमारी मासूम लेखिका होटल के बाहर निकल आई। आर्या ने कमरे से निकलते वक्त ही कैब बुक कर दी थी, जो होटल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आर्या कैब के पास आई और जैसे ही उसमें बैठने लगी, वैसे ही उसके कानों में बेचैन कर देने वाली वही रोबदार आवाज आई जिसने बीती रात उसके दिल को कुछ ही पलों में बेचैनी के असल एहसास से रूबरू कराया था। अपनी आलिशान रेंज रोवर से टिक कर खड़ा वो बेरहम बादशाह अपनी उन हीजल निगाहों से उस हसीन लेखिका को निहारते हुए सर्द आवाज में बोला, लगता है शब्दों की मलिका उर्फ डॉल को भूलने की बीमारी है, तभी तो अपना किया वादा इतनी जल्दी भूल गई। इन अल्फाजों के कानों में पड़ते ही आर्या तुरंत पीछे मुड़ी और जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खड़े शख्स पर गई, वैसे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी उभर आई, जो देखा दराज का भावहीन चेहरा एक शैतानी मुस्कान से भर गया। आर्या एक टक दराज को घूर रही थी। ब्लैक शर्ट, वाइट जीन्स और आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए वो शख्स बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। जिसके आकर्षण में गुम हो हमारी शब्दों की मलिका भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। आर्या की हरी निगाहों को खुद पर ठहरा देख अदराज हल्का मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ता देख आर्या का दिल पहले से भी जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसकी पकड़ अपनी फ्रॉक पर कस गई, जो देख अदराज के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो देखते ही देखते अपनी जाना के बेहद करीब आ गया। आर्या के बदन से आती इत्र की खुशबू जैसे ही सांसों के जरिए अदराज के जिस्म में गई, वैसे ही वो बेरहम बादशाह भी तड़प उठा अपनी उस हसीना को अपना बनाने के लिए। आर्या के करीबी अदराज को अपनी हदें भूलने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद पर नियंत्रण रखे बैठा था। उसने आर्या के चेहरे पर हाथ रखा और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए धीमी मगर मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, ओपन योर आइज डॉल। अदराज की आवाज़, उसकी सांसों की गर्माहट, उसके हाथों की छुअन, ये सभी महसूस कर आर्या सिहर उठी। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और आंखों के खुलते ही उसकी वो बेचैनी भरी निगाहें अधराज की जुनून भरी निगाहों से जा टकराई और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए। दोनों एक टक एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। दोनों के बीच में खामोशी का आलम बन गया था, जिसे तोड़ते हुए हमारे अधराज ने अपनी जाना के चेहरे को बड़े ही प्यार से सहलाया
और सर्द आवाज में कहा, तुम भूल गई डॉल, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज का वक्त तुम मेरे नाम करोगी। अधिराज का किया सवाल सुन आर्या अपने होश में आई। उसने सबसे पहले अधिराज से थोड़ी दूरी बनाई और फिर एक उसके चेहरे को देख नजरें नीची करते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं बोली हेजल आइज वाले सर। दरअसल मैं आज के फंक्शन के लिए जो ड्रेस लाई थी वो घर पर ही छूट गई, और अब फंक्शन में पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बस वही लेने जा रही थी। बाकी आपसे किया वादा याद है मुझे, आज का मेरा पूरा वक्त आपका है। आर्या के जुबान से निकले इन आखिरी अल्फाजों को सुन अधिराज के दिल को बेहिसाब सुकून पहुंचा, जिसे महसूस करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर कैब ड्राइवर की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मेरी डॉल मेरे साथ जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अधिराज ने ये मेरी शब्द बड़े ही हक से कहा था, जिसे हमारी मासूम लेखिका ने अनसुना कर दिया। वहीं अधिराज की बात सुन कैब ड्राइवर वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही अधिराज ने पूरे हक से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार की ओर बढ़ने लगा। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आर्या ने अधिराज से अपना हाथ छुड़ाते हुए सवाल किया। वहीं उसे इस तरह अपना हाथ छुड़ाता देख अधिराज के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने आर्या को हल्के गुस्से से देखा और हल्की सख्त आवाज में बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश कभी मत करना डॉल, वरना तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज, हम वहीं जा रहे हैं जहां तुम्हें जाना था। अधिराज की आवाज में मौजूद गुस्से को महसूस कर आर्या का चेहरा उतर गया। अधिराज को खुद पर इस तरह हक जताता देख आर्या के दिल में कई सवाल उठने लगे कि भला उसका इस शख्स से ऐसा क्या जुड़ाव हो गया कि वो उसे खुद पर इस तरह हक जताने दे रही है। उसके इस सवाल का जवाब आर्या को उसकी ही रूह ने दे दिया। उसने जैसे ही दोबारा अपनी नजरें उठा अधिराज को देखा, वैसे ही उसके दिल से एक आवाज आई। उसकी रूह ने उसे एहसास कराया कि इस शख्स को खुद पर हक जताने दे, क्योंकि इसका साथ ऐसा है कि डर को भी तेरी ओर बढ़ने से पहले डर का सामना करना होगा। आर्या, जो कि एकटक अधिराज को निहार रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान निखर आई, जिसमें वो उस शख्स की करीबी से अपने दिल को मिल रहे सुकून को बयां कर रही थी। अधिराज अपनी कार के पास आया। उसने कार का बैक डोर खोला और आर्या को उसमें बैठने का इशारा किया। आर्या, जो कि पहले ही उसकी सख्त आवाज से डर चुकी थी, चुपचाप बिना किसी सवाल के एक मासूम बच्ची की तरह कार में बैठ गई। उसके कार में बैठते ही अधिराज भी कार में बैठ गया। अधिराज को अपने करीब बैठता देख न जाने आर्या को क्या हुआ, उसने अजीब सा मुंह बनाया और कोने में घुसकर बैठ गई। उन दोनों के कार में बैठते ही कार स्टार्ट हो गई और हमारे लूसीफर का काफिला निकल पड़ा उनकी डोल की मंजिल की ओर। आर्या की ये बच्चों जैसी हरकत देख अधिराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और वो सिगरेट को जलाते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, बच्ची। अधिराज के ये बच्ची शब्द कहते ही उसके कानों में आर्या की तीखी आवाज पड़ी, जो कार से बाहर की ओर देखते हुए झूठे गुस्से में बोली, मैं पूरे 19 साल की हूँ, इसलिए बच्ची समझने की गलती मत करना मिस्टर हेजल आइज। आर्या की कही बात सुन अधिराज बेहिसाब जुनून और शिद्दत से उसे देखने लगा और अचानक ही एक शैतानी स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा, बच्ची नहीं डॉल हो तुम, डॉल। अधिराज के मुंह से इतने प्यार से खुद के लिए डॉल शब्द सुन आर्या के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, मगर जैसे ही उसकी नज़र अधिराज के हाथ में जल रही सिगरेट और उसके मुंह से निकलते धुएं पर गई, वैसे ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो बिना किसी भाव के अधिराज को देखने लगी। आर्या की उन निगाहों को अधिराज एक पल में समझ गया। उसने एक नज़र अपने हाथ में जल रही सिगरेट को देखा और फिर आर्या को देखते हुए बोला, पसंद नहीं तुम्हें? उसके इस सवाल पर आर्या ने इनकार में अपनी गर्दन हिला दी, जो देख अधिराज तिरछा मुस्कुराया और उसने एक झटके में उस सिगरेट को मसलते हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। अधिराज की यह हरकत देख एक बार फिर आर्या के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान तैर गई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, जिसने एक बार फिर उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान को गायब कर दिया। इस बार आर्या का मुरझाया चेहरा देख अधिराज का दिल बेचैन हो उठा।
उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या हुआ डॉल, तुम इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? अगर जहन में कोई सवाल है तो पूछ लो। अदराज की बात सुन आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी उन हेजल आंखों में देखते हुए बोली, देखिए, आपको और मुझे मिले बस चंद घंटे हुए हैं, उसमें आपका मेरे लिए इतना केयरिंग होना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या मकसद है बताइए मुझे। आजकल लोग अपनों की मदद इतनी शिद्दत से नहीं करते, मैं तो फिर भी आपके लिए गैर हूँ। आर्या की कही बात सुन अधिराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से ये गैर शब्द सुन उसके दिल में कुछ अजीब सा हुआ था, जैसे मानो कुछ चटका हो। काफी देर तक इसी तरह रहने के बाद अधिराज ने अपनी आंखें खोल उसे कंधों से पकड़ अपने करीब करते हुए जुनून और प्यार के मिले जुले भाव से बोला, तुमसे किसने कहा डॉल कि हम गैर हैं? हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भी बेहद करीब से। कैसे? अधिराज की बातों से हैरान हो चुकी आर्या ने सवाल किया। जो सुन अधिराज हल्का मुस्कुराया और उसके चेहरे को बड़ी ही गहराई से निहारते हुए जुनून से बोला, वो ऐसे डॉल कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। तुम किताबों में अपनी दुनिया खंगालती हो और मैं अपने काम में। तुम शब्द लिखकर खुद को सुकून पहुंचाती हो और मैं तुम्हारे द्वारा लिखे शब्दों को पढ़कर। कहानियों का रिश्ता है हमारा डॉल, इसलिए ये अधिराज सिंह राणावत तुम्हारी इतनी परवाह करता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उसकी मलिका को कोई भी तकलीफ हो। अधिराज की बात सुन आर्या का बदन बेशक सिहर उठा हो, मगर उसका चेहरा एक आकर्षक मुस्कान से खिल उठा। उसने अधिराज के हाथ को अपने हाथों में भर लिया और उसके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए सवालिया ढंग से बोली, तो आप मेरे फैन हैं? आप मेरी कहानियां पढ़ते हैं, है ना मिस्टर राणावत? आर्या के मुंह से मिस्टर राणावत निकलते ही अधिराज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में झांकते हुए सर्द आवाज में बोला, मिस्टर राणावत नहीं, वही बुलाओ ना जो तुम बुलाती हो। अधिराज की बात सुन आर्या मुस्कुराई और बोली, ओके, तो क्यूट आइज वाले सर आप मेरे फैन हैं, बल्कि फैन नहीं, मेरे स्टॉकर हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, राइट? स्टॉकर नहीं, दीवाना हूँ तुम्हारा डॉल। तुम्हें चाहता हूँ और ये चाहत हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही है। अधिराज ने वैसे ही उसके चेहरे को सहलाते हुए बेहिसाब जुनून और सनक से कहा, जो सुन आर्या सिहर गई और गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर जुनून और दीवानगी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मगर न जाने क्यों सब कुछ अच्छी तरह से देखने और महसूस करने के बाद भी आर्या ने सब नजरअंदाज कर दिया और इस बात को मजाकिया ढंग से लेते हुए बोली, आपने लगता है मेरी कहानी डबल शेडेड लव को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ लिया है, तभी तो उसके किरदार माफिया एलेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो भी ऐसी कोल्ड वॉइस में रहस्यमयी तरीके से बात करता है, आईना से, जैसे आप मुझसे कर रहे हो। आपको देखकर लग रहा है कि मेरी कहानी हकीकत बन रही है। इतना कहकर वो एक बार फिर हंसने लगी। वो अनजान थी कि उसके सामने बैठा शख्स वाकई एक माफिया है, जो उसके साथ अपने इश्क की दास्तान लिखने आया है, और ये दास्तान उसकी लिखी दास्तानों से ज़्यादा जुनूनी और सनक भरी रहने वाली है, क्योंकि इसके किरदार भी अलग हैं और लेखक भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।